हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। संजय कुमार। हम +2 के अंदर राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक कर रहे थे, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध। देखो, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। हमने भारत और पाकिस्तान का संबंध पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर मुख्य हमारे जो मुद्दे चल रहे हैं, जो हमारी मुख्य समस्याएं, जो आपस में जो हमारे विवाद चल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद भारत और चीन के मध्य भी हम पढ़ चुके हैं मेन बातें। अब हमारा चल रहा था भारत प्लस नेपाल के मध्य, और भारत और नेपाल के मध्य में हम चर्चा कर चुके हैं। भारत क्या है, एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है चीन और पाकिस्तान, भारत के मध्य, चीन और भारत के मध्य। और ये पृथ्वी नारायण शाह ने जो उन्होंने कहा भी था कि चीन है वो दो चट्टानों के मध्य एक फूल के समान है, ठीक है। और नेपाल नेपाल क्या चाहता है? नेपाल चाहता है भी वो दोनों से सहायता ले, न तो वो चीन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो, न भारत की तरफ आकर्षित। देखो, भारत तो ये चाहता है भी नेपाल हो वो टोटल संबंध भारत के साथ हो, भारत ये चाहता है भी नेपाल का संबंध टोटल भारत के साथ हो, लेकिन नेपाल ऐसा नहीं चाहता। नेपाल कहता है तो मेरे को शांति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, मेरे को शांति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत ये कहता है कि केवल नेपाल क्यों, पूरे उपमहाद्वीप को ही शांति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। यानी भारत ऐसा चाहता है भी नेपाल का संबंध सिर्फ भारत के साथ हो, चीन के साथ न हो, ठीक है। और नेपाल चाहता है भी उसको शांति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, कि उसके अंदर किसी प्रकार का दखलंदाजी न करे बात। क्योंकि नेपाल की बात कहनी है, नेपाल ने कहा था कि 1950 में जो हमारे साथ संधि हुई थी, उस समय का और वर्तमान काल का अंतर बहुत ज़्यादा हो चुका है। यानी उस समय परिस्थिति अलग थी तो हमने आपके साथ संधि की, अब हमारी परिस्थितियाँ अलग है, तो उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। लेकिन भारत नहीं चाहता, नेपाल चाहता है कि उसमें बदलाव होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके द्वारा नेपाल और भारत के मध्य कुछ विवाद चले आ रहे हैं, कुछ न कुछ अशांति क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। तो हम भारत और नेपाल के मध्य संबंध को पढ़ते हैं। भारत प्लस नेपाल मध्य, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर भी चुके हैं। जो हमने क्लास लगाई थी पीछे वाली क्लास, पिछली क्लास को अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर मेन मुद्दे क्या है तनाव के मुद्दे। तो भारत और नेपाल के मध्य तनाव के मुद्दे क्या है भी, किसके कारण भारत और नेपाल के मध्य ये अशांति बनी हुई है, यानी विवाद बने हुए हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, हम पहले इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में चले जाएं, यानी बैकग्राउंड के बारे में चर्चा कर ले। क्योंकि भारत के जो सबसे ज़्यादा निकट देश था ना, वो नेपाल था। सबसे निकट, सबसे ज़्यादा संबंधित देश था वो नेपाल था। और अन्य जितने पड़ोसी देश थे ना, उससे ज़्यादा संबंध नेपाल के साथ था हर क्षेत्र के अंदर। लेकिन जब नेपाल ने भारत का विरोध करना शुरू किया, तो सबसे ज़्यादा विरोध भी नेपाल का ही हुआ। समझे बात, कि सबसे ज़्यादा संबंधित जो था वो नेपाल था, लेकिन उनकी जो कटु जो विरोध था वो भी नेपाल का ही था। क्यों? क्योंकि भारत ने इतने संबंध बना रखे थे, यहाँ तक उन्होंने एक समझौता भी कर रखा था कि आप 1950 की संधि के तहत है, उन्होंने कहा था कि भारतीय है वो नेपाल में जाकर कार्य कर सकते हैं, वहाँ की जो वहाँ के प्रत्येक क्षेत्र में वर्क कर सकते हैं, और नेपाल है वो भारत में आकर भी क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इतने तक इनका संबंध था आपस में। और अभी तक क्या है, नेपाल के लोग यहाँ पर सैनिक है उसके अंदर जॉब कर सकते हैं, उनको छूट दी गई है। भारत ने तो अभी तक उस बात को रेगुलर रखा है, लेकिन नेपाल ने 1967 के अंदर, जब किया था 1967 यानी 1967 में, नेपाल ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यानी भारतीयों को वहाँ पर क्या कर दिया, अलग से कोई ना कोई व्यवस्था चेंज कर दी उन्होंने भारतीयों के लिए, लेकिन भारत ने अभी तक नहीं की। यानी भारत के अंदर अभी तक वो जॉब कर सकते हैं। अब 1967 का मुद्दा था, नेपाल ने जो वहाँ के जो व्यवस्था, जो हमारी संधि हुई थी, समझौता हुआ था, उसके अंदर बदलाव किया था। बात कहता है वो हमसे पूछा ही नहीं था, यानी हमसे बातचीत नहीं की, और अपने आप ही क्या किया, अपने आप इस संधि में, समझौते में बदलाव कर लिया।
तो ये भी एक मुद्दा है जिसके अंदर विवाद चल रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नहरी जल विवाद, जल विवाद भी है थोड़ा बहुत नेपाल के साथ। एक जो हमारे 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर, तब नेपाल क्या रहा था, तटस्थ रहा था। तटस्थ का अर्थ यानी उसने भारत को बिल्कुल ही सहयोग नहीं किया था किसी प्रकार का, की सीमा का भी यूज किया गया था। तब जाके भारत क्या हो गया, थोड़ा संकित हो गया, भाई नेपाल है वो हमें सहयोग नहीं देने वाला, नेपाल के साथ हमें और अधिक संबंध बनाने पड़ेंगे। लेकिन बाद में नेपाल के जो प्रतिनिधिमंडल भारत में आया था, और जो महाराजा महेंद्र उन्होंने कहा था कि हम अ, अब की बार जो भी कोई भी आक्रमण होगा वो नेपाल की सीमा से नहीं हो सकता। भारत पर कोई भी आक्रमण यानी नेपाल की तरफ से किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। अगर कोई विदेशी भारत पर आक्रमण करेगा तो वो नेपाल की सीमा का यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब नेपाल से होकर भारत पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, इतना विश्वास दिलाया भारत को। लेकिन 1962 में वो क्या रहा था, बिल्कुल तटस्थ था। अब हम बात करते हैं 1950 की संधि की, जो मेन नेपाल के साथ आप जो आपके पढ़ोगे ना संबंध के अंदर, वो एक ही पढ़ोगे, 1950 की जो संधि हुई थी नेपाल और भारत के साथ, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। हम थोड़ा उसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि पढ़ लेते हैं। देखो 1947 में नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक मांग की थी। 1947 में जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक डिमांड की थी भारत से, एक मांग की थी कि जो भारतीय जो राजनयिक है, भारतीय एक मंडल क्या वो नेपाल में भेजा जाए। भारत का राजनयिक जो राजनीतिज्ञ है उनका मंडल एक नेपाल में भेजा जाए। क्यों भेजा जाए, क्योंकि नेपाल के संविधान में उनका योगदान ले सके। नेपाल का जब संविधान बनाया जाएगा ताकि उनसे बातचीत की जा सके, उनका संविधान में योगदान लिया जा सके, इनकी सहायता ली जा सके, संविधान बनाने में क्या लिया जा सके, इनकी सहायता ली जाए, ऐसी डिमांड की थी नेपाल ने। भारत के राजनीतिज्ञों को बुलाया था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने जब ये संविधान बनाया गया था तो भारत ने क्या किया था, उनके जो राणाशाही था, क्योंकि महाराजा महाराजाओं का राज था, राणाशाही था, उनके समाप्त करने की बात की थी भारत ने। और भारत ने हमेशा नेपाल का सहयोग किया था कि राणाशाही को समाप्त कर दिया जाए और लोकतंत्र को स्थापित कर दिया जाए। क्योंकि भारत, हमने बात भी की थी विदेश नीति में, भारत ये साम्राज्यवादी है, ये जो उपनिवेशवाद है, रंगभेद, जो भी भेदभाव है, उनकी समाप्ति की बात की थी पूरे विश्व में। भारत ने उनका विरोध किया था। तो भारत ने राणाशाही का विरोध किया और उसके स्थान पर एक लोकतांत्रिक देश यानी नेपाल की स्थापना करने की बात की। लेकिन इसके कारण वहाँ के महाराजा नाराज हो गए, क्योंकि भारत ने तो कहा था राणाशाही को समाप्त कर दो, आप लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश की एक स्थापना करो, आप ऐसा संविधान बनाने के लिए उन्होंने बात कही थी। वहाँ के महाराजा नाराज हो गए और इस संविधान को क्रियान्वित ही नहीं होने दिया, क्योंकि राजा महाराजा का राणाशाह का राज था। उस बात को, इस संविधान को आगे क्रियान्वित लागू नहीं होने दिया। फिर क्या हुआ, भारत भी क्या चाहता था, नेपाल से नई संधि करना चाहता था। भारत चाहता था कि किसी प्रकार नेपाल से क्या हो, एक नई संधि हो जानी चाहिए, तो अब तक हमारी संधि नहीं हुई थी। तो ये संधि 1949 में, ऐसी संधि करने के लिए भारत ने एक मसौदा भी तैयार किया था। एक मसौदा, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की थी कि हम कौन सी संधि किस प्रकार से नेपाल के साथ करने वाले हैं। तो 1949 में की थी, लेकिन उसका कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला था, यानी सही तरीके से वो लागू नहीं, क्योंकि भारत चाहता था वहाँ का राणाशाही समाप्त हो जाए और वहाँ जो नेपाल वो एक लोकतांत्रिक देश बन जाए, यानी डेमोक्रेसी कंट्री की स्थापना की जानी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जानी, क्योंकि हमारा उससे बहुत जुड़ाव था। नेपाल की परिस्थितियाँ भारत की परिस्थितियाँ सेम ही थी। जैसे नेपाल में हम बात करें, हिंदू राज्य है, ठीक है, भारत भी एक हिंदू राज्य है क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक है, तो हमारी परिस्थितियाँ सेम थी। इसलिए हम चाहते थे कि नेपाल के अंदर क्या हो, एक लोकतांत्रिक देश हो, ठीक है, एक लोकतंत्र अपनाया जाए, इस राणाशाही को समाप्त किया जाए। लेकिन इसी मसौदे को, इसी 1949 में संधि के लिए तैयार किया गया था, वो भी लागू नहीं हो पाया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो 17 मार्च 1950 के बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं। 17 मार्च 1950, 17 मार्च 1950 को जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक बात भी कही थी कि हम, अगर ये आपको पढ़ा था ना, इसका स्टेटमेंट पढ़ा था कि नेपाल की शांति और सुरक्षा भारत की शांति और सुरक्षा है। अगर नेपाल पर कोई आक्रमण होगा तो भारत उसको सहन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा
भारत की सुरक्षा। अगर नेपाल में किसी अशांति स्थापित होती है तो इसका मतलब भारत में अशांति स्थापित हो रही है। नेपाल में अगर कोई आक्रमण होता है तो भारत में भी क्या होता है, एक तरह का भारत का ही आक्रमण माना जाएगा। लेकिन नेपाल ऐसा नहीं चाहता। नेपाल कहता है मेरे को शांति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, मेरा कौन मित्र है कौन दुश्मन है वो हम खुद डिसाइड करेंगे, भारत डिसाइड नहीं करेगा। नेपाल ऐसा चाहता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था ना 1956 में, स्टेटमेंट पढ़ा था कि नेपाल के मित्र हमारे मित्र, नेपाल के शत्रु हमारे शत्रु। भारत कहता है आप चीन के साथ संबंध मत कर रखो, लेकिन नेपाल कहता है किसके साथ क्या संबंध रखना है, कौन मेरा मित्र है कौन मेरा शत्रु है, इसका डिसाइड हम खुद करेंगे, भारत नहीं करेगा। लेकिन भारत चाहता है ये टोटल बात हो भारत से पूछ कर होनी चाहिए, यानी क्योंकि भारत के साथ ऐसा समझौता या संधि होनी चाहिए। बस ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है। उसके बाद करिए हम अप्रैल 1950 की बात करते हैं हम। अप्रैल 1950 को क्या हुई थी, भारत और नेपाल के मध्य एक ऐतिहासिक संधि हुई थी। तो आप बता सकते हो, अगर पूछे भारत और नेपाल के मध्य जो एक ऐतिहासिक संधि हुई थी वो कब हुई थी, ये हुई थी अप्रैल 1950 को। दोनों के मध्य संधि, जैसे 1949 में तो उसका एक अलग संधि का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन वो संधि अंतिम रूप से उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया कोई, लेकिन वो संधि नहीं हो पाई। फिर जाके अप्रैल 1950 में दोनों के मध्य क्या हुई थी, संधि हुई थी। ये संधि करने वाले थे कौन, देखो ये जनरल था, एक तो विजय शमशेर और एक एन.एम. दीक्षित। विजय शमशेर, एक था एन.एम. दीक्षित। ये दो जनरल थे, जनरल विजय शमशेर और एन.एम. दीक्षित ने नेपाल सरकार से, यानी नेपाल सरकार की तरफ से भारत की यात्रा की थी। अप्रैल 1950 के अंदर ये विजय शमशेर और एन.एम. दीक्षित ने क्या किया था, नेपाल की तरफ से, एक नेपाल के मंत्रिमंडल की तरफ से, प्रतिनिधित्व की तरफ से ये बात आए थे, और उन्होंने क्या किया था, जुलाई 1950 को इस संधि को लागू कर दिया। कब किया था, बातों मतलब जुलाई 1950 को, ये आपको डेट मेन याद रखनी है, ठीक है। अप्रैल 1950 को क्या हुए थे, ये दोनों आए थे संधि करने के लिए भारत के साथ, क्योंकि भारत संधि करना चाहता था नेपाल के साथ, भारत बार बार मांग कर रहा था कि हमारी नेपाल के साथ संधि हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उधर चीन भी एक्सेप्ट कर रहा था इस प्रकार की। देखो पहला इतना नेपाल था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जैसे ही चीन की जो प्रभुत्व है, उनका जो दखलंदाजी है तिब्बत में बढ़ने लगा, क्योंकि वो तिब्बत पर क्या करना चाहता था, चीन प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, और भारत ने इसको स्वीकार भी किया था, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी भूल थी। अब सीधा, अब रहेगा नेपाल का मुद्दा, रह गया नेपाल का मुद्दा, क्योंकि तिब्बत तो क्या चला गया, चीन के पास चला गया। अब भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन गया नेपाल। अब भारत नेपाल के साथ संधि करना चाहता है, समझौता करना चाहता है, और बार बार उसकी डिमांड भी कर रहा था, मांग भी कर रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया था नेपाल सबसे ज़्यादा शंकित था वो भारत से था, क्योंकि 1965 के अंदर जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। देखो 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था ना, उसके अंदर भारत विजयी हुआ था, और भारत के द्वारा पाकिस्तान का एक अलग टुकड़ा हो चुका था, इसे हम बांग्लादेश कहते हैं। इससे नेपाल थोड़ा सहम गया। अब नेपाल ने सोचा कि भारत वो नहीं है जो 1962 वाला था, कि चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था, अब भारत वो नहीं रहा, अब भारत भी क्या हो चुका है, मजबूत हो चुका है, अब भारत भी शक्तिशाली हो चुका है। पहले तो वो ऐसे ही मानता था चलो भारत कमजोरी है, लेकिन जैसे ही 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, हमारी जो सैनिक शक्ति दिखाई गई थी, हमारी जो शक्ति प्रदर्शन किया गया था, उसके अंदर नेपाल भी सहम चुका था, और नेपाल को ऐसा लग रहा था कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा, अब भारत भी मजबूत हो चुका है, शक्तिशाली हो चुका है, ठीक है। तो आप बता दोगे अप्रैल 1950 को विजय शमशेर और एन.एम. दीक्षित भारत में आए थे संधि करने के लिए, और 30 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के मध्य एक ऐतिहासिक संधि कंप्लीट हुई थी। अब 1950 के अंदर 1950 से क्या हो चुका, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें,
नेपाल में राणाशाही का अंत व भारत की भूमिका। देखो, भारत ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी, क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। भारत एक ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहता था नेपाल में, जो राणाशाही का अंत हो जाए और एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना हो, एक धर्मनिरपेक्ष देश की स्थापना की जा सके। और 1950 में राणाशाही की मुक्ति के प्रयास भी शुरू हो चुके थे। 1950 से नेपाल में राणाशाही की मुक्ति, यानी उसके स्वतंत्र होना, राणाशाही से स्वतंत्र होने के प्रयास भी क्या हो चुके थे, शुरू हो चुके थे। ठीक है। और 16 नवंबर 1950 को नेपाल के महाराणा त्रिभुवन, महाराजा कौन थे, महाराजा त्रिभुवन, 16 नवंबर 1950 तो नेपाल के महाराजा थे त्रिभुवन। इन्होंने भारत में शरण ली थी अपने टोटल परिवार के सहित, यानी 14 सदस्यों के तहत वो क्या हो गए, क्योंकि वहाँ पर राणाशाही के मुक्ति के प्रयास शुरू हो गए, तो वहाँ पर ये राणा महाराजा था। तो 16 नवंबर 1950 के महाराजा त्रिभुवन ने राज परिवार सहित टोटल 14 सदस्यों के तहत उन्होंने क्या लिया था, भारत में शरण ली थी। और धीरे धीरे क्या हुआ था, राणाशाही का अंत हुआ था, क्योंकि भारत की भूमिका महत्वपूर्ण थी। और जो भी विद्रोह हो रहा था राणाशाही के विरुद्ध, वो भारत की धरती से ही हो रहा था, यानी यहीं से विद्रोह को संचालित किया जा रहा था। तभी तो नेपाल शंकित था। नेपाल ऐसा कह रहा था, भारत है वो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत से तो विद्रोह शुरू हो रहा था। उसके बाद शरणार्थी की भी समस्या थी, और भी बहुत सी तस्कर थे जो नेपाल में, भारतीय तस्कर थे और भी नेपाल में जा रहे थे। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ के जो व्यापारी थे ना भारत के, वो वहाँ पर व्यापार कर, मुनाफाखोरी व्यापारी थे, वो मुनाफा चाहते थे, इसलिए वो नेपाल का क्या कर रहे थे, थोड़ा बहुत शोषण कर रहे थे, यानी वहाँ से पैसा ज़्यादा इकट्ठा कर रहे थे। इससे भी नेपाल संकेत था, यानी नेपाल का आपस में क्या था, संबंध बिगड़ रहा था। ठीक है। तो राणाशाही के तहत भी उन्होंने कहा था भी राणाशाही का अंत कर देना चाहिए। 1950 में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो वहाँ का महाराजा त्रिभुवन और उनके जो राज परिवार सहित टोटल 14 सदस्यों ने क्या किया था, भारत में शरण ली थी। अब आता है हम, और अगर नेपाल की बात करें भारत ने, तो नेपाल को जो यूएनओ की सदस्यता मिली थी वो 1955 में मिली थी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की। यानी इसका मतलब नेपाल भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का एक सदस्य है, मेंबर है 193 में से। तो इनको जो सदस्यता दिलाने की, यूएनओ की सदस्यता दिलाने का सबसे बड़ा योगदान है वो भारत का ही है। कब मिली थी, 1955 में। नेपाल को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता प्रदान करने के अंदर जो मुख्य रोल है, मुख्य भूमिका है, मुख्य योगदान है, वो भारत का है, जो 1955 में उसको क्या दिलाया गया था, सदस्यता प्रदान की गई थी। अब बात करें हम, नेपाल का एक विदेश मंत्री आए थे 1 फरवरी 1955 को, भारत में आए थे। ठीक है, 1 फरवरी 1955 को नेपाल का एक विदेश मंत्री, नेपाल के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। 1 फरवरी 1955 को नेपाल के विदेश मंत्री जो भारत में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि भारत के विरुद्ध नहीं जाएंगे हम। उन्होंने विदेश मंत्री आए थे ना, आके उन्होंने समझौता किया था भारत सरकार से, उन्होंने कुछ बातचीत की थी। तो उन्होंने कहा था भी नेपाल किसी भी हालत में भारत के विरुद्ध नहीं जाएगा। ये बात कही थी 1 फरवरी 1955 को, जब नेपाल का विदेश मंत्री भारत आया था कि हम किसी भी हालत में, चाहे कोई भी स्थिति हो, हम भारत के विरुद्ध नहीं जाएंगे, हमेशा भारत का सहयोग करेंगे, यानी हमेशा भारत के साथ खड़े रहेंगे। ये बात उन्होंने कही थी। फिर बात करें हम 1959 में, नेपाल के प्रधानमंत्री थे कोइराला। उस समय नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था, कोइराला। यहाँ आके थोड़ा चक्कर पड़ गया अभी। नेपाल प्रधानमंत्री कोइराला, वो चीन की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, उन्होंने चीन की यात्रा की। क्या की, चीन की यात्रा की। और चीन में उस समय जो थे वो थे चाउ एन लाई, उनको भी क्या कह दिया, नेपाल आने का न्योता दिया है साथ में। एक तो खुद उन्होंने क्या किया था, चीन की यात्रा की थी, कोइराला ने चीन के
यात्रा की, और चाउ एन लाइन को पुनः नेपाल में आने को आमंत्रित किया, न्योता दिया भी हम आपके पास हैं, आप भी हमारे साथ आओ। क्यों? क्योंकि कोइराला चीन के साथ संबंध बढ़ाना चाहता था। भारत तो इसका विरोधी था, क्योंकि भारत तो हमेशा ये कहता था भी नेपाल का संबंध सिर्फ भारत के साथ होना चाहिए, लेकिन कोइराला ने चीन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गया। अब वो चीन के साथ संबंध बढ़ाना शुरू कर दिया, चीन के साथ समझौते करने शुरू कर दिए। तो उन्होंने चीन की यात्रा की, और उस समय जो चाउ एन लाई थे उनको भी पुनः नेपाल की यात्रा करने के लिए, नेपाल में आने के लिए न्योता दिया। आगे हम नेक्स्ट बात करें तो इसके तहत नेपाल और चीन के मध्य एक समझौता हो, जिसे बोलते हैं एवरेस्ट पर्वत शिखर वार्ता, या इसके बारे में एक समझौता हुआ था, एवरेस्ट पर्वत शिखर समझौता। ठीक है, ये कोइराला और चाउ एन लाई के मध्य हुआ था। ये एवरेस्ट शिखर पर्वत शिखर समझौता। देखो भारत इसका विरोधी था, भारत इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि भारत नहीं चाहता था भी नेपाल चीन के साथ किसी प्रकार का संबंध रखे या उनके साथ कोई समझौता हो। अगर हम और बात करें तो जो महाराजा महेंद्र थे, महाराजा महेंद्र, उन्होंने काठमांडू लासा मार्ग, ठीक है, महाराजा महेंद्र ने नेपाल के थे काठमांडू लहासा मार्ग बनाने के लिए चीन और नेपाल के मध्य एक समझौता किया था। यानी एक समझौता तो ये था एवरेस्ट पर्वत शिखर जो समझौता हुआ था नेपाल और चीन के मध्य, और एक हुआ था काठमांडू लासा मार्ग बनाने के लिए जो चीन बनाएगा, तो वो चीन और नेपाल के मध्य एक समझौता हुआ था। महाराजा महेंद्र चीन की यात्रा की थी और उसके साथ समझौता किया था। देखो ये जो समझौते हो रहे थे, भारत इसका बार बार विरोध कर रहा था। भारत के विरोध के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, अपना एक संविधान बना दिया और चीन के साथ अपना आकर्षण बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये रीजन था, तो वहाँ पर फिर से राणाशाही शुरू हो गई, यानी धीरे धीरे करके, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, भेदभाव। एक मधेसी, आपको बता देता हूँ थोड़ा, नेपाल के अंदर एक क्षेत्र है मधेसी क्षेत्र, ये बिल्कुल ही अलग थलग सा क्षेत्र है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, भेदभाव होता है। नेपाल ने जो संविधान बनाया था ना, तो उसके अंदर मधेसी के साथ भेदभाव किया था, कोई कानून नियम सिद्धांत बनाए गए थे, उसके अंदर भेदभाव किया गया था, मधेसी को अलग थलग कर दिया गया था। इसके कारण वो क्या होने लगे, इनके द्वारा आंदोलन होने लगे, ठीक है, इनके द्वारा कुछ क्रांतियाँ होने लग गई। तो ये था बिना बात के पूछे नेपाल ने जो संविधान बनाया था, इसका कारण, क्योंकि भारत तो चाहता है समानता की बात, एक लोकतांत्रिक कंट्री की बात, डेमोक्रेसी कंट्री की बात कहता है, इसके अंदर सभी को स्वतंत्रता हो, सभी को समानता, भेदभाव रहित तो होना चाहिए। लेकिन नेपाल ने जो बनाया था वो मधेसी क्षेत्र को, मधेसी थे वहाँ पर, वो संख्या में भी ज़्यादा, लेकिन उनको बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया था, ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया गया था। उसके बाद बात करें हम अपने तत्कालीन गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नेपाल की यात्रा की थी। गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री क्या किया था, नेपाल की यात्रा की थी। यानी यात्रा का दौर शुरू हो गया, यात्रा का यानी वार्ता का दौर शुरू हो गया, क्योंकि अब हम बात ने सो देख लिया था भी हमें नेपाल को के साथ फिर से एक नए सिरे से संबंध बनाने पड़ेंगे, यानी बढ़िया तरीके से इसके साथ हमें संबंध बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो चीन की तरफ झुक रहा था, नेपाल चीन की तरफ झुक रहा था। उसके बाद नेपाल की यात्रा की थी, और नेपाल महाराजा भी 13 दिन तक भारत में आए थे, यानी इन्होंने नेपाल की यात्रा की, और नेपाल के महाराजा ने 13 दिवसीय भारत की यात्रा की, भारत की, और कुछ क्या किए थे, समझौते किए थे, आपस में वार्ता की थी। अब उन्होंने जब उन्होंने 13 दिवसीय जो भारत की यात्रा की थी महाराजा ने, तो उन्होंने एक बात की थी कि नेपाल की सीमा से भारत पर कोई आक्रमण नहीं होगा, यानी नेपाल की सीमा से कोई विदेशी भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। ये बात को उन्होंने क्या किया था, विश्वास दिलवाया था। ऐसा नहीं कोई नेपाल की सीमा से भारत पर कोई आक्रमण करेगा, नहीं, उस तरफ से आप निश्चित हो जाओ, हमारी सीमा से कोई आ रहा, चाहे वो चीन है, चाहे कोई अन्य कोई भी देश है,
वो आपको हमारी सीमा से आपको कोई संकट पैदा नहीं होगा, यानी कोई भी आप पर आक्रमण नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात को उन्होंने विश्वास दिलाया था। ठीक है, और 1971 वाले युद्ध को मैं आपको बता ही चुका हूँ। इनको जो नेपाल था ये भारत की ओर आकर्षित हो रहा था। अब थोड़ा नेपाल भारत के साथ संबंध बनाना शुरू हो गया, लेकिन 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब नेपाल थोड़ा सहम सा गया था। अब उन्होंने ये सोचा था कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो 1962 का देश था, यानी 1962 में जो चीन ने आक्रमण किया था, हम पर विजय पाई थी, अब वो शक्ति नहीं रही है, अब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं हम। अब भारत भी एक मजबूत एक शक्तिशाली देश हो चुका है। ठीक है, पावरफुल कंट्री है भारत भी, ये नेपाल अब सोचने लग गया था। ठीक है, अब आता है आगे, ये हम बता चुके हैं, इसके मध्य थोड़े से जो मुद्दे थे, जैसे 1950 की संधि थी, एक वो नेपाल कहता था हमें शांति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। ठीक है, ताकि हम चीन और नेपाल के भारत के साथ अपनी मनमर्जी से संबंध बना सकें, यानी भारत से हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है हमारा कौन मित्र है कौन हमारा दुश्मन है, किसके साथ हमें क्या संधि करनी है, क्या समझौता करना है, ये हमें भारत से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना मित्र अपना दुश्मन खुद चुनेंगे। ठीक है, अपना कार्य हम खुद करेंगे, हम भारत से नहीं पूछेंगे। लेकिन भारत कहता है भी प्रत्येक क्षेत्र आपके अंदर जो भी कार्य होता है वो हमें बताया जाए। ठीक है, हमारा हमसे समझौता किया जाए। अगर आपको देखो, नेपाल के साथ ये भी संधि की शर्त थी भी, अगर नेपाल किसी सैनिक साजो सामान लेता है, कोई हथियार खरीदता है, तो भारत से ही खरीदेगा। भारत ये चाहता है भी जो भी नेपाल आयात करे सैनिक से हथियारों की, ठीक है, वो भारत से ही करे, किसी और विदेशी देश से न करे। लेकिन नेपाल इससे मुक्त होना चाहता है, नेपाल इससे क्या होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। वो कहता है हमें एक शांति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, न तो हम अपने चीन और भारत के साथ हम अपने आप ही समदूरी, ये समदूरी का सिद्धांत क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समदूरी का, कि दोनों के साथ हम समान दूरी रखेंगे, चाहे वो चीन है चाहे भारत है, ये नेपाल चाहता है। हम दोनों के साथ क्या रखेंगे, समान दूरी बनाए रखेंगे, दोनों से हम बेनिफिट लेंगे, दोनों से हम लाभ लेंगे। क्योंकि एक बात बता देता हूँ आपको, भारत का जो सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो पैसा लग रहा है ना, वो नेपाल में लग रहा है। भारत ने नेपाल में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, इसीलिए किया है ताकि नेपाल हो वो भारत की तरफ झुका रहे, वो चीन की तरफ न चला जाए, कि चीन के साथ उसका कोई समझौता ना हो, टोटल समझौता हो भारत के साथ हो। क्योंकि नेपाल की अगर शांति, कोई सुरक्षा में कोई रुकावट पैदा होती है या उसके अंदर अशांति पैदा होती है, कोई उस पर आक्रमण करता है, तो भारत उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, भारत से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए भारत हमेशा चाहता है कि वहाँ पर शांति और सुरक्षा बनी रहे, उसका विकास हो, और भारत चाहता है कि उसका कंप्लीट रूप से संपूर्ण विकास हो, पूरी जनता का हर प्रकार से आर्थिक रूप से वो विकसित हो। इसी कारण भारत सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो नेपाल में कर रहा है। सबसे ज़्यादा समझौते किए थे वो नेपाल के साथ किए थे। भारत का व्यापार है वो नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा, यानी लगभग, अगर हम नेपाल के विदेशी व्यापार की बात करें ना, तो हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं, FDI बोलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 46% नेपाल में अकेले भारत का है। क्योंकि निवेश तो कोई कर सकता है, अब 100 में से 46% अकेला भारत वहाँ पर निवेश कर रहा है FDI के रूप में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में, यानी सबसे ज़्यादा योगदान है भारत का है। और भी बहुत सी परियोजनाएं योजनाएं, जल विद्युत योजनाएं, सिंचाई के लिए सड़कें बनवाना, यानी बहुत सी योजनाओं का भारत ने क्या कर रखा है, उसमें पैसा लगा रखा है, बहुत ज़्यादा पैसा उनमें इन्वेस्ट कर रखा है नेपाल के क्षेत्र में, के विकास के लिए, पुल वगैरह बनाना, सड़कें बनवाना, क्या कोई जल मार्ग बनाना, सिंचाई की व्यवस्था, विद्युत की विद्युत सप्लाई है, विद्युत की उत्पादन की व्यवस्था है, यानी प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने कुछ समझौते कर रखे हैं। अब आपको मैं कुछ समझौते के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से कर रहे हैं, जो हम मेन बुक से करेंगे, कौन कौन सी बातें हैं। देखो मैं इसके अंदर बता देता हूँ आपको, भारत ने जो इसके अंदर पैसे लगा रखे हैं वो आपको याद रखने हैं, कौन कौन से पैसे लगा रखे हैं, कहाँ कहाँ लगा रखे हैं। एक तो देवी घाट त्रिशूल, के बाद काठमांडू त्रिशूल मार्ग, देवी घाट त्रिशूल कर्नाली पंचेश्वर जल विद्युत योजना है, यानी ये तो जल विद्युत योजनाएं भारत के द्वारा चलाई गई है नेपाल के अंदर। उसके बाद त्रिभुवन गणपत एक पथ बना रखा है, काठमांडू त्रिशूली मार्ग और त्रिभुवन हवाई अड्डा, इसके अंदर भी भारत ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है नेपाल में।
उसके बाद काठमांडू रक्सौल टेलीफोन संयंत्र भी भारत के सहयोग से लगाया गया है। 73 नहर परियोजना, कोसी और गंडक परियोजना, ये कोसी परियोजना में भारत ने वहाँ पर चलाई थी। इसके कारण, क्योंकि हम कहते हैं नेपाल का शौक क्या है, वो कोसी है, क्योंकि कोसी नदी में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है नेपाल में, और इसी बाढ़ को नेपाल को सुरक्षित करने के लिए भारत ने कोसी परियोजना वहाँ चलाई थी, ताकि उसके पानी से एक तो विद्युत बनाया जा सके, साथ में सिंचाई की व्यवस्था की जा सके, और साथ में नेपाल के अंदर जो बाढ़ आती है उसको रोका जा सके। उसके बाद हम बात करें भूवैज्ञानिक अनुसंधान तथा खनिज खोजबीन का काम भी बात कर रहा है वहाँ पर। वीरगंज और इटौदा रेल निर्माण में भारत का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद बात करें काठमांडू घाटी के एक उपनगर पाटन में एवं औद्योगिक बस्ती की स्थापना भी भारत ने की है। और इसके बाद कोल्हापुर महाकाली क्षेत्र में 22 पुलों का निर्माण भी शामिल है, यानी टोटल इन दोनों के निर्माण से 22 पुलों के अंदर भी पैसा लग रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, भारत का हो रहा है ये। यानी उसके बाद एक कोइराला राजा थे, कोइराला प्रधानमंत्री पढ़ा था ना हमने नेपाल का, तो दिसंबर 1991 के अंदर, दिसंबर 1991 जो नेपाल का स्वतंत्रता दिवस था, उस दिवस पर एक कोइराला की योजना चलाई गई थी। दिसंबर 1991 को नेपाल के महान देशभक्त एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोइराला की पुण्यतिथि थी उनकी, सॉरी स्वतंत्रता दिवस नहीं, उनकी एक पुण्यतिथि थी, ठीक है। उसके ऊपर भारत नेपाल फाउंडेशन, एक फाउंडेशन बनाया गया था, भारत नेपाल फाउंडेशन। ये क्या बना था, भारत और नेपाल के अंशदान से बना था, भारत ने भी इसमें अंशदान दिया था और नेपाल में भी क्या किया था, इसका अंशदान, यानी एक फाउंडेशन बनाया गया था, फंड बनाया गया था, ठीक है। ये भी दिसंबर 1991 के अंदर ये जो कोइराला थे, ये महान देशभक्त थे नेपाल के, उनके जो पुण्यतिथि पर बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है 1950 की द्विपक्षीय जो संधि हुई थी ना, हमने पढ़ी थी 30 जुलाई 1950, संधि की समाप्ति। देखो नेपाल तो ये कहता भी जो स्थिति नेपाल की पहले थी वो वर्तमान में नहीं है, इसलिए संधि इसको समाप्त कर दिया जाए। तो क्योंकि 1900 लगभग 59 के अंदर, 1989 के अंदर ये संधि समाप्त होने वाली थी, ठीक है। ये संधि समाप्त होने वाली थी क्योंकि इसका कार्यकाल पूरा, उसको पुनर्निर्माण करना था, आगे फिर से इसको आगे बढ़ाना था। तो संधि जो समाप्त होती है फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत तो कहता है कि जो हमारे संधि है, समझौता है, नेपाल को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे हमने चर्चा की थी, जो हमने किया था उस संधि के तहत ये था कि नेपाल यहाँ आके जॉब कर सकते हैं, भारतीय वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, लेकिन नेपाल ने 1967 के अंदर ही इसी मैटर को समाप्त कर दिया था। अब भारतीयों को वहाँ पर जॉब करने के लिए थोड़ी कठिन हो गई, लेकिन भारत ने अभी तक वो स्थिति बनाए रखी है। नेपाली आके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लेकिन नेपाल इसके अंदर चेंज कर चुका है, जो बिना भारत के पूछे, भारत से कोई बातचीत नहीं की, और उन्होंने अपने कानून को, सिद्धांत को चेंज कर दिया। अब भारत ये कहता है इसका पुनर्निर्माण तभी होगा जब वो संधि की शर्तों के अनुसार चलेगा नेपाल। नेपाल को संधि की शर्तों के अनुसार चलना पड़ेगा, जैसी संधि बनी है, जैसा समझौता बना है, उसके अनुसार ही नेपाल को चलना पड़ेगा। तो नेपाल उसमें हेर फेर करता है, मतलब इसके अंदर फेरबदल करता है। तो मैंने आपको कहा था ना, भारत ने तो अभी तक इस संधि की शर्तों को बनाए रखा है, लेकिन नेपाल ने 1967 के अंदर क्या किया था, जो संधि थी, जो समझौता हुआ था, उसके तहत उसने उसके अंदर चेंज कर दिया था। अब भारतीय वहाँ पर जॉब नहीं कर सकते, लेकिन नेपालियों को अभी तक यहाँ पर जॉब मिलती है, अभी तक वो जॉब कर सकते हैं, भारत में आकर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट चर्चा करें हम, इसके अंदर मैं सीधे ही आपको बता देता हूँ, भारत और नेपाल के मध्य जो अपने मतभेद है वो कौन कौन से हैं। भारत और नेपाल के मध्य मतभेद, पहला तो हम पढ़ ही चुके हैं, बस वैसे ही पढ़ा हुआ, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसकी चर्चा करेंगे। भी नेपाल क्या चाहता है, नेपाल चाहता है नेपाल को एक शांति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए।
फिर भारत इसके अंदर ज़्यादा दखलंदाजी न करे, नेपाल के कार्यों में भारत दखलंदाजी न करे, उसको शांति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, नेपाल अपना संबंध खुद बना लेगा। लेकिन भारत कहता है कि नेपाल ही क्यों, पूरे उपमहाद्वीप को ही शांति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, क्या कोई किसी में हस्तक्षेप न करे, कोई किसी में दखलंदाजी न करे, ठीक है। क्योंकि नेपाल दोनों के साथ समदूरी का सिद्धांत बनाना चाहता है, वो कहता है चीन और भारत दोनों से वो क्या रखेगा, अच्छा संबंध रखेगा। लेकिन भारत चाहता है नेपाल का संबंध सिर्फ भारत के साथ होना चाहिए, ठीक है। एक तो पहला मुद्दा तो यही है। दूसरे मुद्दे की हम बात करें, नेपाल के अंदर क्या हुई थी, उसे एक राज परिवार था, उसकी हत्या कर दी गई थी, राज परिवार की। नरेश जो ज्ञानेंद्र थे, ज्ञानेंद्र वीरेंद्र, जो राजा वीरेंद्र थे, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी इन्होंने, ठीक है। हत्या करके खुद क्या बन गया था, वहाँ पर महाराजा बन गया था। इससे वहाँ पर आपातकाल लागू हो गया, यानी ये देखो वहाँ पर शांति पैदा हो गई। भारत तो चाहता है राणाशाही को समाप्त किया जाए, सिर्फ लोकतंत्र को बहाल किया जाए, वहाँ पर लोकतांत्रिक देश की स्थापना की जाए। ये भी एक मुद्दा बना हुआ है इनके बीच में अशांति का। अगर बात करें, बात अगर ये भी कह सकते हो, बाद में लोकतंत्र की क्या हो गई, समाप्ति, क्योंकि लोकतंत्र होगा वही लोकतांत्रिक देश से अच्छा समझ रखेगा ना। लेकिन नेपाल ने जो मैंने पहले बताया था, संविधान बनाया था, वो भारत से अनुसार नहीं बनाया गया था, यानी जो विदेशी थी उनके साथ भेदभाव किया गया था। ऐसी स्थिति वहाँ पर फिर से लोकतंत्र की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा वो, वहाँ पर फिर जाना सही आ गई। तो धीरे धीरे दोनों के संबंध क्या हो गए, संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। उसके बाद हम 1950 की संधि की बात करें, वो भी सबसे ज़्यादा विवादास्पद है, दोनों के मध्य मतभेद का कारण है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी जल जल विवाद की, तो जल विवाद के संबंधित भी हमारे यहाँ नेपाल के साथ कुछ ना कुछ संबंध बिगड़े हुए हैं, ठीक है। ये कुछ मतभेद है जो भारत और नेपाल के मध्य चल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो शांति क्षेत्र वाला याद कर लो, एक बात उसके अंदर क्या है, राणाशाही को समाप्त करना चाहता था, लोकतंत्र की बहाली चाहता था, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र समाप्त हो चुका था, क्योंकि संविधान बनाया गया था वो भेदभावपूर्ण बनाया गया था, सही तरीके से नहीं बनाया गया था। 1950 की संधि है, उसके अंदर भी नेपाल चाहता भी, अब वो नेपाल पहले वाला नेपाल नहीं रहा, अब नेपाल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। तो भारत को अपने कार्यों में दखलंदाजी नहीं करनी, हमारे कार्यों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा दोस्त है, उसका डिसाइड हम करेंगे, भारत नहीं करेगा। नहीं, भारत हमारे कार्यों में किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, हम और भी आगे नेक्स्ट इसके बारे में, नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, भारत और नेपाल के साथ संबंध, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा। देखो पाकिस्तान के साथ तो हमारा वैसे ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्टार्टिंग के अंदर प्रक्रिया यही चल रही थी। चीन ने 1965 में आक्रमण किया था तिब्बत पर, जैसे ही उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया, तब जाके नेपाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब भारत किसी भी हालत में नेपाल के साथ संबंध तोड़ना नहीं चाहता, भारत चाहता है चाहे कितना ही पैसा खर्च हो, किसी भी हालत में हमें नेपाल के साथ संबंध बनाए ही रखना है। इसी कारण सबसे ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूँ, पैसा निवेश कर रहा है भारत, जो इन्वेस्ट कर रहा है वो नेपाल में कर रहा है, तो वो नेपाल के साथ समझौता बनाए रखना चाहता है, किसी भी हालत में उस समझौते को समाप्त नहीं करना चाहता। इसलिए बार बार क्या करता है, नेपाल के साथ समझौता करता है। नेपाल की यात्रा पर हमारे नरेंद्र मोदी जी भी नेपाल की यात्रा की थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। यानी प्रत्येक प्रधानमंत्री विदेश आपस में इसलिए वार्ता चलती है ये, क्यों भारत नेपाल के साथ संबंध नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन साथ साथ में भारत इससे भी शंकित है, क्योंकि नेपाल चीन की तरफ भी आकर्षित हो रहा है, तो भारत ये भी सहन नहीं कर रहा। भारत कहता है स्पष्ट रूप से, मेरे साथ संबंध रखो, आप चीन के साथ संबंध नहीं रख सकते। तो उधर भारत संबंध बनाना भी चाहता है, और चीन के साथ जो उनका समझौता हो रहा है उसके प्रति शंकित भी है भारत, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक इतना ही पढ़ना भी आपको, यहाँ तक आप देख लेना, थोड़ा बहुत मेन देखो, इसके अंदर मेन मुद्दे ही याद करने होते हैं, वैसे तो बहुत डिटेल है, डिटेल तो आप बुक्स के अंदर पढ़ लेना या कहीं भी नोट्स से वगैरह से पढ़ लेना, आपको तो मेन मुद्दे याद रखने हैं। अभी भारत और नेपाल के मध्य मेन मुद्दे क्या हैं, 1950 की जो संधि है वो क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।